हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है सुनसान जंगल के बीच से। एक परिवार इसी जंगल के बीच सालों से रह रहा है, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी भी है। ये लोग आसान भाषा में कहें तो शिकारी हैं और जानवरों की खाल को बेचकर खुद का गुजारा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि नहीं इस जंगल में रहना पड़ रहा है, तो इसका जवाब आपको कहानी के अंत में मिलने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य आने वाले हैं जो इस कहानी का पूरा रुख बदल देंगे। टोनी अपनी बेटी अलीना को लेकर जंगल में होता है। वहां वो दोनों अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक कर रहे हैं। उन्हीं में से उन्हें एक ट्रैप खाली मिला। हालांकि उसमें जानवर तो फंसा था, लेकिन वो किसी ने छुड़ा लिया होता है, जो देखकर अलीना का कहना था क्या वो वापस आ गया है। बात यहाँ पर भेड़िए की हो रही है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, पर टोनी को ऐसा नहीं लगा, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नए जालों को लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लारा दुकान पर जाकर जानवरों की खाल को बेचती है, पर उसे इस काम में काफी पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये जानवर बेहद ही मामूली थे। दुकानदार का कहना था पैसे काफी कम मिलते हैं, क्योंकि ये जानवर बेहद मामूली थे, और दुकानदार का कहना था अगर वो किसी वुल्फ के स्किन को लेकर आएगी तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन क्लारा को पता था कि ये काम असंभव सा है। इस बीच उसे वहां पर कुछ इश्तिहार लगे हुए मिलते हैं, जिसमें नए मकान, अच्छी जॉब के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल क्लारा नहीं चाहती कि वो जंगल में रहे, क्योंकि उसकी जिंदगी तो निकल चुकी है। लेकिन अब वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी। वो चाहती है कि वो और बच्चों की तरह स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन वो सिर्फ पैसों से मजबूर है। वो सामानों को लेकर घर आ गई और खाना बनाने में लग गई। वहीं टोनी अपनी बेटी को जानवरों से उसी खाल को कैसे निकाला जाता है ये सिखा रहा था। अब खाना तैयार हो चुका है, सब बैठते हैं, पर इनकी हालात को देखकर साफ पता चल रहा है कि खाने को पर्याप्त चीजें नहीं है, इसीलिए ये लोग उबाले हुए आलू को खा रहे हैं। उसी बीच स्विफ्ट बताती है आज उन्होंने जो ट्रैप लगाया था वो भी कोई निकाल कर ले गया। अब ये सुन क्लारा भड़क गई, क्योंकि इस बारे में किसी ने उसे कुछ बताया नहीं था। इस चीज को लेकर वो अपने पति पर भड़क जाती है। बोलने लगी कि आखिर कब तक हम लोग इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीते रहेंगे। तुमने ऐसी जिंदगी चुनी है, फिर मैंने भी तुम्हारे कहने पर इसी को हकीकत मान लिया। लेकिन हमारी बेटी का क्या? उसके पास तो कोई चॉइसेस नहीं है। उसे पढ़ने दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मैंने कुछ इश्तिहार देखे हैं दुकान पर, अच्छी नौकरी है, उसमें नौकरी करके हमें कुछ पैसे इकट्ठा कर सकेंगे, जिससे शहर में एक अच्छा सा घर भी ले सकेंगे। कम से कम इस जंगल से तो छुटकारा मिलेगा। पर टोनी टस से मस नहीं होता, वो साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए जैसे हमने गुजारा किया है वैसे ही आने वाले नस्लें भी गुजारा करेंगी, तुम इस बात की चिंता मत करो। और हाँ, रही बात भेड़िए की, तो मैं कल उसे खत्म कर दूंगा, उसके बाद हमारे पास खाना ही खाना होगा। क्लारा समझ गई उसका पति कभी इस जंगल से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे काम करना पसंद ही नहीं है, पर वो अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती। सुबह हुई तो हमने देखा कि टोनी तैयार होकर निकल रहा है शिकार पर, लेकिन उस भेड़िए पर स्विफ्ट ने उसे रोक लिया और जिद करने लगी कि वो भी उसके साथ जाएगी। उसकी जिद के आगे टोनी हार गया और साथ में ले गया। लेकिन जब क्लारा उठी और उसने देखा कि घर में स्विफ्ट नहीं है, तो उसने फौरन रेडियो से टोनी को कांटेक्ट किया। उसे डांटने लगी कि वो उसे लेकर क्यों गया है, तो टोनी उसे भरोसा देता है कि वो घबराए नहीं, जैसे ही कुछ खतरा महसूस होगा वो उसे घर पर भेज देगा। तो अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। स्विफ्ट को ऐसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन उसके पिता को आगे जाकर वो चीज दिख गई जिसकी उन्हें तलाश थी। वो फौरन अपनी बेटी को वापस जाने को कहते हैं, तो वो उल्टे पांव घर की तरफ मुड़ गई। इधर टोनी बंदूक लगाकर बैठ गया ताकि एक ही निशाने में उस भेड़िए को मार सके। उधर स्विफ्ट चली गई कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो इतनी भयानक थी उसकी रूह तक कांप जाती है। इसी डर के मारे वो वहीं एक पत्थर के पीछे छुप गई और बस प्रे करने लगी जल्दी से वो अपने घर को लौट जाए। इस बीच उसे एक गोली की आवाज आई, मतलब ये था कि टोनी ने निशाना साध लिया है। लेकिन दोस्तों, वो गोली उसके शिकार को लगी ही नहीं, बल्कि उसके साइड से होकर गुजर गई। इसी चीज को चेक करने के लिए वो जगह के करीब गया तो देखा वो भेड़िया जो कि वहां पर खड़ा था वो असल में कुछ खा रहा था, और वो चीज थी इंसान के हाथ। ये चीज उसे पूरी तरह से हिला कर रख देती है कि इस जंगल में ये चीज ऐसे कैसे मिल गई। धीरे धीरे वो आवाजें अब बढ़ती जा रही है, जिसके कारण स्विफ्ट को एकदम से खौफ से कांपने लगती है। लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों को ये भयानक आवाजें सुनाई नहीं दे रही, बल्कि पानी लेने गई क्लारा को भी इसका एहसास होता है। वो फौरन घर की तरफ भाग गई और सब कुछ छोड़कर। लेकिन ये दोनों तो अभी जंगल में ही थे। टोनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। उस बीच रास्ते में उसे कुछ चीजें दिखने लगती है, जिससे पेड़ों पर क्रॉस के निशान, जो शायद किसी इंसान ने खुद बनाए होंगे ताकि वो रास्ता ना भूले। जब वो एक जगह पर पहुंचा, उसने वहां एक कुर्सी मिली, जिसे करीब जैसे ही वो गया उसका दिमाग सन से घूम गया। दरअसल वहां पर चारों तरफ सिर्फ लड़कियों की लाशें थी, वो भी कटी पिटी। ये मंजर इतना भयानक होता है, कभी ना डरने वाला आदमी भी आज डर को महसूस करता है। उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब वो दो महिलाएं थी, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो फौरन घर को लौट आया। रात हुई, सब लोग खाने में बैठे, पर माहौल देख अंदाजा लगा सकते हैं हर कोई डरा हुआ है। पर किसी ने कुछ बताया नहीं, तो टोनी ने और ना ही स्विफ्ट ने। टोनी की तो मानो नींद, भूख सब कुछ हराम हो चुकी है, क्योंकि अब उसे खुद की ठान लिया है
कि वो अपने परिवार की रक्षा करेगा, फिर चाहे इसके लिए खुद की जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। सुबह हुई, सबसे पहले उठकर वो चला गया। जब क्लारा ने देखा उसका पति घर पर नहीं है, उसने फौरन उसे रेडियो से कनेक्ट किया। तो टोनी ने बताया वो उस भेड़िए को मारने के लिए आया है, इसमें उसे समय भी लग सकता है, तो वो उसकी फिक्र ना करे। लेकिन असल में टोनी वापस उसी जगह पर गया था जहां उसने उन लड़कियों की लाशों को देखा था, क्योंकि अब उसे भेड़िए नहीं बल्कि कातिल की तलाश थी, या फिर कोई और भी चीज यहाँ इस जंगल में रहती है जो सिर्फ औरतों और लड़कियों का शिकार करती है। इधर घर पर जब स्विफ्ट सोकर तो दोनों माँ बेटी कपड़े धोने लगी, नदी किनारे चली गई, पर वहां स्विफ्ट ने देखा कि उसका कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा है, तो वो उसे ढूंढने के लिए गई। लेकिन तभी इनके सामने वो भेड़िया आ गया जो इनके तरफ बढ़ रहा था। पर क्लारा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू करती है, जिसे डर के वो भाग गया। वो यहाँ बरसों से रह रही है, उसे पता है कि ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए, लेकिन अगर उसका सामना उस चीज से हो गया जिसने वो कांड किया है, तब वो क्या करेगी? इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या पता आगे मिल जाए। फौरन ये घर आ गए, लेकिन सिर्फ अपने डॉग को ढूंढने की जिद कर रही है, तो उसकी माँ उसे बंदूक लेकर बाहर गई, उसकी तलाश करने लगी। उसी दौरान उसे वो एक पेड़ के नीचे मरा हुआ मिला। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो भी उसके परिवार का एक हिस्सा था। इस बारे में उसने स्विफ्ट को नहीं बताया, बल्कि ये झूठ कह दिया कि जब उसके डैड आएंगे तो हम लोग उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। दरअसल वो नहीं चाहती वो उसकी मौत की खबर सुनकर और ज्यादा डर जाए। अब इस डर में कोई गलत कदम ना उठा ले। 2 दिन बीत गए, पर टोनी का कुछ अता पता नहीं है। अभी तक वो घर नहीं लौटा। अब तो उसका रेडियो भी बंद आ रहा है, जिससे कि क्लारा को चिंता होने लगती है। वो बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब 1 हफ्ता बीत गया तो इनके पास खाने का कुछ नहीं बचा, इसीलिए अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक करने के लिए गए। लेकिन आज भी वही हुआ जो पहले हुआ करता था। इनके शिकार को किसी ने खा लिया। पर एक चीज आज थोड़ी अलग हुई। वही पास में पड़े भेड़िए के मल में क्लारा को एक लड़की की रिंग मिली, जिसे देखकर वो समझ गई कि अब मामला और ज्यादा संगीन हो चुका है। उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना उसकी भूख बढ़ती चली जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुसीबत में आ सकती है। वो फौरन रेंजर के पास चली गई ताकि उन्हें उस भेड़िए के बारे में बता सके। इस बीच हम हेड शेरिफ को देखते हैं, जो बड़े से भालू को लेकर आ रहे थे, जो कि मर चुका है। इन्हें वो एक आदमी के बैकयार्ड में मिला, लेकिन इन्हें पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। खैर, रास्ते में आते हुए शेरिफ को एक खाली गाड़ी नजर आई जंगल वाली सड़क पर, तो इन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया और आगे बढ़ गए। अब जब शेरिफ स्टेशन आए तो वहां पहले से क्लारा थी, जो उन लोगों को सब कुछ बताती है, और वो रिंग भी दिखाती है जो उसे आज सुबह मिली थी। लेकिन रेंजर तो साफ कह देता है इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भेड़िया वही कर रहा है जो वो सालों से करता हुआ आ रहा है। यही नेचर का काम है। गलत तो आप लोग कर रहे हो, जंगल में रहकर वहां के जानवरों का शिकार करते हो, और हो सकता है कि वहां ऐसा कोई शिकारी गया हो जो किसी जानवर को मारने पर वो खुद उस जानवर का शिकार हो गया हो। इसीलिए अगर कार्रवाई होगी तो वो आप लोगों के ऊपर होगी, ना कि उस जानवर पर। वो तो सिर्फ अपना पेट भर रहा है। उनके ये जवाब क्लारा को कतई पसंद नहीं आता, पर वो कुछ ज्यादा बहस नहीं करती, वरना वो लोग उसे बंद कर देंगे। इसीलिए वापस घर आ गई। लेकिन अब तो उसके पास खाना नहीं है, तो इन्हें मजबूरन एक हिरन के बच्चे का शिकार करना पड़ता है। अब गलत तो ये भी था, मगर अब पापी पेट को भरने के लिए इन्हें यह करना ही पड़ता है, वरना ये भूख से मर जाएंगे। पर उसकी मॉम ने उससे कहा कि उन्हें या तो खुद बचाना होगा या फिर इस बच्चे को। टोनी ने अपनी बेटी को सिखाया कैसे खाल को अलग करना होता है, इसीलिए वो उस हिरन के बच्चे की खाल को अलग करती है। फिर ये लोग उसे पकाकर खा जाते हैं। उसी दौरान सिर्फ ने पूछा कि डैड कहाँ है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, पर क्लारा के पास इस चीज का जवाब ही नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। लेकिन तभी रेडियो पर कुछ हलचल हुई। वो फौरन बाहर गई, लेकिन फिर से सन्नाटा छा गया। क्या ये टोनी था? क्या वो किसी मुसीबत में है, या फिर वो भी उसी कातिल के चंगुल में आ चुका है? रात भर क्लारा इसी चीज के बारे में सोच रही थी। कोई है जो बाहर से हमें पुकार रहा है। क्लारा फौरन बाहर आई तो सुना किसी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही है, पर यह है कौन? क्लारा फौरन अंदर से बंदूक और टॉर्च लेकर बाहर आई। इधर उधर देखने लगी कि तभी उसे एक शख्स दिखा जो जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव दर्द के मारे कांप रहे थे, लेकिन ये टोनी नहीं था दोस्तों, बल्कि कोई और था। उसने स्विफ्ट को फौरन अंदर भेजा और खुद उसे एक स्ट्रेचर पर घसीट कर अंदर ले आई। वो बुरी तरह जख्मी था। उसने फौरन उसकी मरहम पट्टी करी। दोनों पैरों पर उसके बड़े बुरे जख्म थे, जो खून को रोकने के लिए उसने तुरंत उन्हें टाकों से सिल दिया। सुबह हुई। स्विफ्ट उस शख्स को देखने के लिए कमरे में आती है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है, जो देखकर वो डर के मारे पीछे हट गई। दरअसल उसे ये शख्स शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उसने अपनी मॉम से भी कहा कि हमें इसे जाने देना होगा, क्योंकि डैड हमेशा कहते हैं किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं करते। तो क्लारा ने कहा कि अगर तुम्हारे डैड भी यहाँ होते तो यही करते, और इन्हें उसके पास एक कैमरा भी मिलता है, पर अभी ये उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये कौन है और यहाँ क्या करने आया है? दूसरी तरफ शेरिफ फिर स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसे उसी दौरान वही कार दोबारा खड़ी मिली। तो अब इसे यहाँ खड़े 2 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, जिससे वो समझ गया शायद कुछ बात है। वो कार से उतरा
आसपास देखने लगा कहीं कोई चीज तो है नहीं या फिर उसे कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला तो उसने सिर्फ उसका नंबर नोट कर लिया और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। सीन कट होकर पहुंचा घर पर, जहां हम देखते हैं उस आदमी को होश आ चुका है और अब वो धीरे धीरे बोलने भी लग गया है। बातों के दौरान उसने अपना नाम ल्यूक बताया, पर क्लारा को एक बात समझ नहीं आई, वो इस जंगल में करने क्या आया था, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही कम लोग आते हैं। उसने कहा कि वो इसीलिए वो यहाँ पर आया था। दरअसल वो एक फोटोग्राफर है और उसने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है इंटरनेट पर, इसीलिए वो इसे खुद के कैमरा में कैद करने के लिए आए। लेकिन बीच में उसकी कार खराब हो गई, उसे लगा पैदल ही जाना सही होगा, लेकिन उसी समय अचानक उस पर किसी चीज ने हमला कर दिया। वो चीज क्या थी वो सही से देख ना पाया, लेकिन इतना जरूर जाना कि वो जो कुछ भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा था। उसने जो घाव मुझे दिए हैं वो बेहद ही गहरे थे, जिससे कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। उसकी बातें सुन क्लारा को पक्का यकीन हो जाता है कि वो वही भेड़िया होगा, पर क्या भेड़ियों को इतना ज्यादा वजन होता है? अगर वो होता है तो उसे वो दिखता भी तो। स्विफ्ट तो बस उसे देखे जा रही है और अभी भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। खैर, अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय निकलना शुरू हुआ, ल्यू का जख्म और खराब होता जा रहा है। इसीलिए अब क्लारा कहती है हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना इसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इन्हें असल में जंगल के बीच से होकर बाहर जाना होगा जहाँ कार खड़ी है, और वहां तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। और अगर ऐसे में बीच में वो भेड़िया इन्हें मिल गया तो खतरा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। और इसीलिए ये दोनों ही उसे जैसे तैसे करके बाहर लेकर आए और फिर उसी स्ट्रेचर पर बैठाकर जंगल के रास्ते से होकर ले जाने लगे। लेकिन बीच रास्ते में ल्यूक का जख्म फिर से दर्द देने लगता है, जिससे वो तेज तेज चिल्लाने लगता है। इससे हुआ ये कि दोनों भी डर जाते हैं कहीं वो वापस ना आ जाए उसकी आवाज को सुनकर, इसलिए ये फौरन से उसे वापस से घर लेकर आ गए। वहीं लेटा देते हैं क्योंकि अब उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे तो वो नहीं जा पाएंगे। इन्होंने अब एक रास्ता निकाला है जो कि था जहर का, जिसमें कि ये लोग अब अपने घर के बाहर कुछ जगहों पर मांस के टुकड़ों में जहर लगाकर रख, ताकि वो जाल में फंस जाए और मारा जाए। ऐसा वो चारों तरफ कर देते हैं और खुद भी रात में बंदूक लेकर खड़ी रहती है क्लारा। पर अफसोस कुछ हलचल नहीं हुई, अभी भी उसके पति का नामो निशान नहीं था। सुबह में हम देखते हैं कि हेड शेरिफ की परेशानियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके पास लगातार मिसिंग कंप्लेन आती जा रही है, जिसमें कि ज्यादातर लड़कियों की ही थी, जो पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा गायब हुई हैं। शेरिफ जहां जहां भी चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार उनकी सुई कार पर आकर रुक जाती है। इसीलिए ड्यूटी खत्म होने से पहले वो उसी कार के पास वापस जाता है जहां उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसे कुछ दूरी पर उन्हें वहां लाशें मिली जो पहले टोनी ने देखी थी। पर इससे पहले कि वो किसी को इस बारे में बता पाते, शेरिफ का पैर एक ट्रैप में फंस गया और इसे छुड़ाने के चक्कर में हाथ भी अटक गया उसी में। तो मतलब अब ये है कि वो भी वहीं अटक चुके हैं बिना किसी मतलब के। ये ट्रैप टोनी के हाथों लगाए गए होंगे ताकि वो उस कातिल को पकड़ सके। लेकिन जब सुबह हुई तो स्टेशन में रेंजर ने शेरिफ की पत्नी का वॉइस नोट देखा। वो समझ गया उसे अब शेरिफ को ढूंढने के लिए जाना होगा। वो भी उसी रोड पर निकल गया। इस बीच हम क्लारा को भी देख पाते हैं और अब वो भी टोनी की तलाश में निकल चुकी है, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी रुक गई है। उसे खुद ही उसकी तलाश करनी होगी। उसने अपने हाथ में एक नक्शा भी लिया था ताकि वो इस जंगल में कहीं भटक ना जाए। इस दौरान उसे एक खरगोश दिखा जो कि एक ट्रैप में फंसा था। हालांकि वो उसे मारना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके हालात ही ऐसे कुछ बन चुके हैं, उसे खुद की आंखों को बंद करके उसे मार दिया। उसे ये काम शुरू से कभी नहीं पसंद था, किसी की जान लेना, लेकिन अपने पति के कहने पर वो यहाँ रुकी है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो भी गायब हो चुका है, पर वो हार नहीं मानेगी। उसे ढूंढना जारी रखेगी, पर उसकी तलाश सिर्फ कुछ ही देर की थी, क्योंकि आगे उसे टोनी मिल गया। पर दोस्तों, उसे मार दिया गया था। अपने पति की ऐसी हालत को देखकर वो बेहद टूट जाती है, लेकिन उसके जख्मों को देखकर वो समझ गई कि ये किसका काम है। इसीलिए उसने फौरन बंदूक उठाई, घर की ओर भागी। दरअसल ये ल्यूक का किया धरा था सब कुछ। वो कोई फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि एक साइको आदमी है। उधर लेडी शेरिफ को भी अपने चीफ मिल जाते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन जब उनके पास चीजों को देखा तो वो फौरन बेस पर कांटेक्ट करती है, पूरी फोर्स बुला लेती है। इधर क्लारा अब घर में घुसी, लेकिन ल्यूक को पता चल गया है, उसे सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए वो पहले से तैयार था और उसने उसे खूब मारा और बेहोश कर दिया। लेकिन जब उसे होश आया, उसने उसे उसकी कार की चाबियां मांगी, लेकिन वो देने से इनकार करती है और कहती है वो सिर्फ एक ही शर्त पर देगी, पहले वो बताए कि उसकी बेटी कहाँ है। तो ल्यूक सच उगल देता है, अगर उसका पति अपने काम से काम रखता तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन उसने मेरे काम में दखल दिया और मैंने उसका खेल खत्म कर दिया। अब तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। तभी क्लारा के हाथ एक ट्रैप लग गया, जिससे वो उसके मुंह पर लगा देती है और खुद को आजाद कर लेती है। लेकिन जब वो अंदर अपनी बेटी के रूम में गई तो उसकी रूह कांप गई। उसकी बेटी उस मासूम सी बच्ची के टुकड़े कर दिए थे, और इस मंजर को देखकर क्लारा का सीना छन्नी हो जाता है। पहले उसका पति, फिर उसकी बेटी।
दोनों के कातिल को वो पिछले 1 हफ्ते से अपने घर में पाल रही थी। यही सोचकर उसके अंदर एक आग जल गई। तो अब वो उसे वही मौत देगी और फिर उसे वो दर्द देगी जो अभी तक औरों को वो देते हुए आ रहा है। अभी जिस क्लारा को आप देख रहे हैं वो असल में वो है ही नहीं। उसके अंदर तो मानो किसी और की आत्मा आ गई है, जिस चीज को हम उसके चेहरे से भांप लेते हैं। उसने वो काम किया जिसे देखकर जिंदा इंसान भी मर जाए। उसने जिंदा ल्यूक की खाल को उतारना शुरू कर दिया। इससे उसे बेतहाशा दर्द होता है, पर वो रुकती नहीं। एक एक करके शरीर के सारे अंगों से उसके खाल को उतार देती है और अंत में उसके चेहरे से भी। इतने में बाहर पुलिस आ चुकी है, जिनके सामने उसने ल्यूक के चेहरे की स्किन को फेंक दिया और उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन क्लारा ना किसी से कुछ कहा और ना ही और बस कोने में चुपचाप जाकर बैठ गई। अब बचा ही क्या है उसके पास कुछ खोने को, सब कुछ उसने ऑलरेडी खो दिया है। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत भी होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।